योरिची सुगीकुनी डीमन स्लेयर स्टोरी का एक ऐसा नाम जिसे तुमने कभी न कभी तो सुना ही होगा। एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन जिसका नाम सुन के डीमन किंग मुजान के भी होश उड़ जाते हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज कौन था योरिची और क्या था उसका वो मिस्टीरियस पास्ट। वेल, आज की इस वीडियो में हम उसके लाइफ, उसके सीक्रेट्स और उसके पावर्स के बारे में डीप में बात करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाउ ये कहानी डीमन स्लेयर की स्टोरी से 400 साल पहले शुरू होती है। योरिची का जन्म एक लॉर्ड फैमिली में हुआ था और योरिची के साथ उसका एक ट्विन ब्रदर भी पैदा हुआ था। वैसे उस समय पे जब कोई ट्विन होता था तो उसे बैड लक कंसिडर किया जाता था, खास करके सक्सेसर और इनहेरिटेंस के मामले में। लेकिन उनके फादर के लिए ये फैसला काफी आसान हो गया क्योंकि योरिची के बर्थ के साथ ही उसके माथे पर एक अजीब सा बर्थ मार्क था जो काफी प्रोमिनेंट था और इस वजह से उनके फादर डिसाइड करते हैं कि मिचिकासु को घर का वारिस बना दिया जाएगा और योरिची को मार दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले से योरिची की मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे को मरने नहीं देना चाहती। काफी बहस के बाद उन दोनों में एक समझौता हुआ कि योरिची को मारने की वजह 10 साल का होने पर उसे टेंपल में भेज दिया जाएगा ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी एक प्रीस्ट बनकर बिताए। और इस फैसले के बाद योरिची और मिचिकासु की जिंदगी बिल्कुल अलग चलने लगती है। दोनों ट्विंस होने के बावजूद भी अलग अलग कमरे में रहा करते थे और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अलग कपड़े और अलग शिक्षा भी लिया करते थे। योरिची को हमेशा बेकार कपड़े मिला करते थे और उसके फादर उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे और साथ ही योरिची को रूम भी काफी छोटा मिला था। लेकिन दूसरी तरफ मिचिकासु को जो उसका बड़ा भाई था उसे हर चीज मिली, उसे सम्मान मिला, उसे अच्छे कपड़े मिले और उसे अच्छा रूम और अच्छी शिक्षा मिली। बचपन से ही योरिची ज्यादातर अपनी माँ के साथ रहता था लेकिन उसका स्वभाव इतना चुप था कि उसे समझना मुश्किल होता था और बचपन से लेकर अब तक योरिची ना ही कभी हंसा और ना ही कभी किसी से एक शब्द भी बोला। योरिची की मदर रिलीजन पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी और इसीलिए वो हर दिन सन गॉड को प्रे करती थी ताकि उनका बेटा बोल सके और इसी वजह से उन्होंने योरिची को वो हाना फूदा इयररिंग्स बनाई थी जो योरिची बहुत संभाल कर रखता है। और सिर्फ उसकी माँ ही नहीं थी जो उसकी चिंता करती थी, उसका बड़ा भाई मिचिकासु भी उसकी बहुत ज्यादा चिंता करता था। वो योरिची के उस छोटे से रूम में चुपचाप आ जाया करता उसके फादर के मना करने के बावजूद भी, जस्ट बिकॉज वो अपने छोटे भाई के साथ खेल सके। मिचिकासु के लिए ये बहुत ज्यादा रिस्की भी था क्योंकि उसके फादर ने अगर उसे यहाँ पकड़ लिया तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। ना ही वो अपनी कोई भी चीज योरिची को दे सकता क्योंकि वो अपनी कोई भी चीज अगर योरिची को देता तो उसके फादर समझ जाते। इस वजह से वो उसे एक लकड़ी की बांसुरी देता है जिसे उसने खुद ही बनाया था अपने हाथों से। अब योरिची और मिचिकासु 7 साल के हो चुके थे। कुछ समय बाद मिचिकासु और उसके मास्टर शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उस टाइम पर इन्हें योरिची भी देख रहा होता है और 7 साल बाद पहली बार योरिची अपने भाई से कुछ बोलता है, ब्रदर क्या तुम्हारा सपना सबसे ताकतवर समुराय बनने का है? ये चीज सुनकर मिचिकासु शॉक हो जाता है और अपनी वुडन शॉर्ट जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद योरिची बताता है उसे भी एक समुराय बनना है लेकिन बदकिस्मती से 3 साल बाद उसे एक टेंपल में छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर उसे अपनी आगे की जिंदगी एक प्रीस्ट बनकर बितानी होगी। और जो उनका स्वॉर्ड मास्टर था वो मजाक मजाक में योरिची को एक वुडन स्वॉर्ड दे देता है और साथ ही उसे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन भी देता है कि स्वॉर्ड को पकड़ना कैसे है। और उसके बाद योरिची को कहा कि उन पर एक अटैक करे और उसके कुछ ही सेकंड्स में योरिची उस मास्टर पर 4 लगातार स्ट्राइक मारता है, एक उसकी गर्दन पर, एक उसकी चेस्ट पर, एक पेट पर और एक टांग पर। और इस चीज से उनके ट्रेनर को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। ये चीज देखकर मिचिकासु भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन मैं अपने ट्रेनर को कोई भी डैमेज नहीं कर पाता था। लेकिन दूसरी तरफ योरिची ने कुछ ही सेकंड्स में इतना ज्यादा डैमेज दे दिया और उस समय के बाद योरिची कभी भी समुराय बनना नहीं चाहता था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन होता था ये सोचकर कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन मिचिकासु योरिची से पूछता है आखिर तुमने वो कैसे किया था? फिर योरिची उसे बताता है किसी पर भी स्ट्राइक करने से पहले एक अच्छी सी गहरी सांस लो और अपनी बॉडी पोस्चर और मसल और ब्लड फ्लो को चेक करो। मिचिकासु को ये चीज समझने में थोड़ा टाइम लगता है पर वो समझ जाता है कि उसका भाई ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकता है, मींस कि वो किसी के भी बॉडी के आर पार देख सकता है और उनकी बॉडी पार्ट्स को देख सकता है। योरिची अपने भाई से बोलता है मुझे तुम्हारे साथ सुगुरुगु खेलना और पतंग उड़ाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे शॉर्ट्स की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ टाइम बीत जाता है और हमें पता चलता है कि योरिची की मदर की डेथ हो चुकी है। रात के 3 बजे योरिची मिचिकासु को ये चीज बताने आता है और वो उसे बोलता है वो टेंपल जा रहा है अब। और वो जाने से पहले लास्ट टाइम मिचिकासु को गुड बाय करना चाहता था और वो उसे वो फ्लूट भी दिखाता है जो मिचिकासु ने उसके लिए बनाई थी। योरिची अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानता है कि उसके भाई ने उसके लिए ये चीज बनाई। वो इस बांसुरी को एक कपड़े में बांधकर उस घर से निकल जाता है। फिर मिचिकासु को उसकी मदर की उस डायरी से पता चलता है कि योरिची को पता चल गया था कि वो उसकी जगह ले सकता है और इस वजह से वो घर छोड़ के चला जाता है जिससे उसके भाई को उसके जैसी जिंदगी ना जीनी पड़े। और उसे उसकी मदर की बीमारी के बारे में भी सब कुछ पता था। 4 साल से उसकी मदर उस बीमारी से जूझ रही थी, इस वजह से उनकी लेफ्ट साइड से चलना उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था और इसी वजह से योरिची हमेशा अपनी मदर की हेल्प करा करता था। ये चीज देखकर मिचिकासु योरिची से काफी ज्यादा हेट करने लग जाता। उसके बाद उनके फादर भी उस टेंपल में पहुंच जाते हैं योरिची के बारे में पता करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। उन्हें लगने लगता है कि योरिची को किसी ने किडनैप कर लिया होगा या फिर उसके ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक कर लिया होगा। लेकिन योरिची उस टेंपल में जाता ही नहीं है। वो आसमान को देखते देखते एक माउंटेन पर चला जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो बिल्कुल अकेली खड़ी होती है और उसकी एज भी लगभग योरिची की एज की जितनी ही होती है और वो लड़की अपने हाथ में एक बकेट लेकर खड़ी होती है और उस जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती है। योरिची उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो उसे बताती है उसकी पूरी फैमिली एक डिजीज के कारण मर चुकी है और वो बिल्कुल अकेली होती है, उसके पास उसका कोई भी नहीं है। वो लड़की एक राइस फील्ड में खड़ी होती है जहाँ पर वो टेडपोल्स लेने आई थी। ये सब बोलने के बाद वो
लड़की बिल्कुल भी नहीं हिली उस जगह से। लेकिन जब सूरज ढलने लगा तो उस लड़की ने उन टेडपोल्स को वापस छोड़ दिया। योरिची उससे पूछता है क्या तुम इन्हें घर पे नहीं ले जाने वाली थी? फिर वो बोलती है नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इन्हें इनके परिवार से अलग करूँ। फिर योरिची उसे बोलता है क्या हो अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? और वो जैसे ही योरिची को देखती है उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो उसे अपना नाम भी बताती है। उसका नाम ऊता होता है। वो 10 साल तक साथ ही रहते हैं और 10 साल बाद वो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और कुछ टाइम बाद योरिची की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बस अपने चाइल्ड को बर्थ देने से कुछ ही टाइम पीछे थी। और इस वजह से योरिची एक दिन एक नर्स को बुलाने निकल जाता है। उसने सोचा था कि वो सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाएगा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो हार्ट की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी योरिची को बताता है कि उसका बेटा एक लड़ाई में घायल हो गया था और ये चीज सुनकर योरिची का दिल भी पिघल जाता है और उसे उसके बेटे के पास भी पहुंचा देता है। और वो सोचता है कि वो नर्स अगले दिन बुला लेगा। ये सब होने के बाद योरिची घर वापस लौट जाता है, लेकिन रात होने तक जब वो घर वापस आया तब उसने देखा कि उसकी वाइफ और उसका पैदा ना हुआ बच्चा दोनों का कत्ल हो चुका है। योरिची ने उनकी बॉडीज को 10 दिन तक अपनी गोद में संभाल के रखा। वो उन्हें बिल्कुल छोड़ ही नहीं पा रहा था। तभी एक दिन एक डीमन स्लेयर जो एक डीमन का पीछा कर रहा था योरिची के पास आया और उसे समझाया कि वो अपने परिवार का अंतिम संस्कार करे। ये डीमन स्लेयर कोई और नहीं बल्कि फ्लेम हाशिरा की ब्लड लाइन में से ही था। योरिची का सपना एक छोटी सी फैमिली बसाने का था जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ हमेशा रह सके और उनको हंसता खेलता देख सके। लेकिन ये दुनिया इतनी मेहरबान नहीं थी क्योंकि इस दुनिया में डीमंस मौजूद थे। नाउ अब योरिची डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करता है और सबको सन ब्रीदिंग सिखाता है। हालांकि ये स्टाइल सबके लिए फिट नहीं हो रही थी, इसलिए सभी हाशिराज ने अपनी अपनी ब्रीदिंग स्टाइल बनाई, जैसे फ्लेम, विंड, वाटर और स्टोन जैसी ब्रीदिंग स्टाइल बनाई, जिससे आज के सारे स्टाइल निकले हैं। इस दौरान योरिची ने अपने भाई की जान भी बचाई होती है। तब एक डीमन ने मिचिकासु के साथियों को मार दिया था और उसी टाइम मिचिकासु ने भी डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करी और कुछ समय बाद उसके पास भी डीमन स्लेयर मार्क आ गया था। बट उस मार्क ने उनकी पावर तो बढ़ा दी लेकिन उनकी लाइफ छोटी कर दी। नाउ अब डीमन स्लेयर का गोल्डन एरा शुरू हो गया था, लेकिन ये एरा ज्यादा दिन तक चला नहीं। मार्क वाले एक एक करके मरने लगे क्योंकि ये पावर हाशिराज को उनके लाइफ के बदले मिलती थी। और फिर एक दिन बैम्बू फॉरेस्ट में योरिची का सामना होता है डीमन किंग मुजान से। मुजान की प्रेजेंस इतनी डरावनी थी कि योरिची उसे वोल्केनो के लावा जैसा महसूस कर रहा था। मुजान के पास 7 दिल और 5 दिमाग थे। योरिची ने अपनी 13 फॉर्म का यूज करके उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए, उसके दोनों हाथ काट दिए और उसके सर को रिकनेक्ट होने से रोक दिया। मुजान इस चीज से इतना ज्यादा डर जाता है कि वहाँ से भागने के लिए वो अपनी बॉडी को 1800 टुकड़ों में एक्सप्लोड कर देता है। लेकिन योरिची उसके 1500 टुकड़े तो काट देता है, लेकिन मुजान वहाँ से सक्सेसफुली एस्केप कर जाता है। और वो फीमेल डीमन जो मुजान के साथ थी वो खुशी में उसका नाम लेती है। और ये डीमन कोई और नहीं, लेडी तमायो थी जो उस दिन से मुजान के खिलाफ लड़ रही है। और इसके बाद योरिची के पास डीमन स्लेयर जल्दी से जल्दी आ जाते हैं और उन डीमन स्लेयर से उसे पता चलता है कि उसका भाई मिचिकासु भी एक डीमन बन चुका है। फिर योरिची उन्हें बताता है कि वो मुजान को डिफीट नहीं कर पाया और मुजान के साथ जो लेडी तमायो थी वो उसे भी छोड़ देता है। और इस वजह से पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प योरिची के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सभी हाशिराज बोलते हैं कि योरिची को मार दिया जाए। लेकिन उस समय जो डीमन स्लेयर कॉर्प की हेड थी ओया काता, उसने योरिची के एग्जीक्यूशन को मना कर दिया और पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प ने डिसाइड किया कि योरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प से निकाल दिया जाएगा। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन योरिची अपने एक दोस्त सुमियोशी के घर जाता है। सुमियोशी की वाइफ ने उसे खाना खिलाने की बात करती है और उनकी रिक्वेस्ट पर योरिची सन ब्रीदिंग की 13 फॉर्म दिखाता है। सुमियोशी ने उन्हें अपनी याद में हमेशा के लिए बसा लिया और जाते जाते योरिची उन्हें अपनी इयरिंग्स भी दे जाता है और वापस न आने का वादा करता है। सुमियोशी भी उसे प्रॉमिस देता है कि वो सन ब्रीदिंग और इयरिंग्स दोनों को अपने आने वाली वंशजों को देगा। और ये चीज सुनकर योरिची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। 80 साल की उम्र लाल चांद की रात योरिची का सामना उसके डीमन भाई कोकोशिबो से हुआ जो अब अपर मून 1 बन चुका था। कोकोशिबो ये सोचकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर योरिची अब तक जिंदा कैसे है और योरिची अपने भाई को देखकर रोने लग जाता है। और फिर वो अपने भाई को बोलता है मैं आ रहा हूँ तुम पर अटैक करने। और एक ही पल में योरिची उसकी गर्दन काट देता है। योरिची का सेकंड अटैक कोकोशिबो को खत्म कर देता है, लेकिन उसी पल योरिची की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ भी खड़े खड़े हुई जिसकी वजह से कोकोशिबो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कोकोशिबो उसकी डेड बॉडी को बहुत सारे पीसेस में काट देता है और जब वो देखता है कि उसके पास अभी भी वो लकड़ी की बांसुरी होती है जो बचपन में मिचिकासु ने उसको दी थी, और ये चीज देखकर कोकोशिबो की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तब उसके दिल में एक सच समझ आया कि भले ही योरिची मर गया हो लेकिन उसने अपने भाई के लिए कभी भी प्यार नहीं छोड़ा। और बस इसी तरह योरिची का ये सफर यहीं खत्म होता है, बट उसकी लेगेसी कभी खत्म नहीं हुई। वेल अगर गाइस तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ मैं तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।